नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। बीजेपी ने आज से लोकसभा चुनाव के लिए बस्तर से चुनावी शंखनाद कर दिया है। सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और वित्त मंत्री ओपी चौधरी बस्तर पहुंचकर दंतेवाड़ा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे और कांग्रेस पर जमकर वार किया। बीजेपी के मिशन बस्तर को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि बीजेपी 365 दिन और 24 घंटे काम करने पर विश्वास करती है ताकि राजनीति को माध्यम बनाकर राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में पुरुषोत्तम भूमिका निभा सके। अभी नरेंद्र मोदी का चुनाव है, वो व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन का कण कण और पल पल इस देश के लिए दिया है। आज उन्हें जनता जनार्दन के आशीर्वाद की आवश्यकता है। बीजेपी के सभी संगठन पदाधिकारी, सभी लोग मैदान में उतर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशियों की दूसरी सूची अब तक जारी नहीं हो पाई है और पहले चरण के चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार सवालों से घिरी दिखाई दे रही है। बस्तर से चुनावी शंखनाद और आज से नामांकन की शुरुआत को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। लोकसभा स्तर पर बैठकें हो चुकी हैं। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट कल छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। कार्यकर्ता सम्मेलनों की शुरुआत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस बीजेपी से चुनावी रणनीति में पिछड़ती हुई वैसे दिखाई दे रही है। इसी मुद्दे पर हमारी विस्तार से बात भी होगी। कुछ मेहमानों को आपके साथ जुड़ेंगे। अब आप सुनिए सियासी बयानबाजी। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे काम करने पर विश्वास करती है ताकि राजनीति को माध्यम बनाकर राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में अपनी सर्वोत्तम भूमिका निभा सके। इसके लिए हम हमेशा काम करते हैं। अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। वो व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन का कण कण और पल पल इस देश के प्रगति के लिए खपा दिया, आज उस व्यक्ति को जनता जनार्दन के आशीर्वाद की आवश्यकता है। यही आशीर्वाद मांगने के लिए पूरे बस्तर क्षेत्र में, पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारे सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी संगठन के पदाधिकारी, सभी लोग मैदान पे उतर चुके हैं। हमारा भी पूरी तैयारी है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी आ रहे हैं। आने के बाद कल जांजगीर चांपा लोकसभा, फिर बिलासपुर लोकसभा, फिर उसके बाद परसों डिपार्टमेंटल के प्रमुखों का बैठक लगातार लेंगे और मार्गदर्शन देंगे। इस तरह से हमारा भी पूरी तरह से लोकसभा की तैयारियां चल रही है और जहां जहां प्रत्याशी घोषित हुए हैं वहां पे प्रत्याशी जी जान लगा के काम कर रहे हैं। जहां प्रत्याशी घोषित नहीं हो पाए, पार्टी वहां पे पूरी तरह से, हमारे संगठन के प्रभारी और जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष पूरी तरह से काम करते हैं। खास मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। अनिल सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है। और किरण बघेल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनिल जी आपसे। सवाल ये खड़ा हो रहा है अनिल जी कि पार्टी कब प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेगी? मध्य प्रदेश में स्थिति अभी वही है, छत्तीसगढ़ में स्थिति वही है। क्या लेट लतीफी नहीं हो रही है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होने में? अनिल जी, ये आपसे सवाल है। आवाज आप तक पहुंच रही है अनिल जी? मेरे हिसाब से अनिल जी तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। किरण जी, आपको आवाज मेरी मिल रही है? जी जी आ रही। किरण जी, वैसे मैं कोशिश मेरी यही थी कि मैं अनिल जी से इस चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। किरण जी, आप क्या कहेंगी इस कवायद में? बीजेपी को क्या पहले से एक मनोवैज्ञानिक फायदा बीजेपी को मिल गया है? बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक हो या जो भी फायदा हो, राजनीतिक फायदा बोले या सोशल फायदा बोले, आप देख सकते हैं पिछली विधानसभा में भी हमने प्रत्याशी घोषणा करने में भी बाजी मारी थी। हाँ। और सीटों में भी जो रिजल्ट आया, नतीजा आया, उसमें भी हमने कहीं ना कहीं बाजी मार ली। अब इस बार फिर लोकसभा के प्रत्याशी घोषणा में फिर हम कांग्रेस से आगे रहे, जबकि इनके पास पर्याप्त समय था। पिछली बार भी प्रत्याशी घोषणा की बात कर ले या चुनाव में, सब दोनों में ये कांग्रेस भाजपा से पीछे रही। मुझे लगता है आने वाले चुनाव में लोकसभा में तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। आप हाल ही में देख सकते हैं किस तरह का सिर्फ टगोल वाला माहौल कांग्रेस के अंदर दिख रहा है। इनके कार्यकर्ताओं के जो दुख दर्द है वो
पूरे उफान पे है और भरी सभा में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी के सामने अपना दर्द बयां कर रहे हैं कार्यकर्ता, और वही इनके ही कोषाध्यक्ष पे घर को लूटने का इल्जाम लग रहा है। तो ऑल इज नॉट वेल इन द कांग्रेस। मुझे लगता है आने वाले समय में कांग्रेस को आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना चाहिए। और मुझे लगता है मोदी जी की गारंटर विष्णु का सुशासन पे जनता भरोसा करेगी। जिस प्रकार हमने प्रमुख वादे पूरी किए हैं और जनता के विश्वास पे खड़े उतरे हैं, मुझे लगता है 11 की 11 सीटें मोदी जी की झोली में आएगी और कांग्रेस का सुपड़ा इस बार छत्तीसगढ़ से तो साफ होने वाला। चलिए ठीक है, ये आप लोगों की अपनी तैयारी है और उसको लेकर आप लोग का आकलन है। लेकिन बीजेपी फिलहाल क्या अति उत्साह में है कि चलिए सरकार तो हमारी बनी ही है और ये पहला मौका है जब बीजेपी इतने मार्जिन के साथ विधानसभा चुनाव में सरकार बनाई हो, यानी कि रमन जी की 3 सरकार से भी ज्यादा इस बार आप लोगों ने मार्जिन पाया, तो क्या ये एक आत्मविश्वास है कि चुनाव तो हम लोग जीत ही जाएंगे? जी बिल्कुल भाई साहब, आपने कहा अति उत्साह नहीं, बिल्कुल ये हमारा आत्मविश्वास है। हाँ। मोदी जी की गारंटी, मैंने कहा ना, विष्णुदेव साय जी का सुशासन है। ये जिस प्रकार हमने मोदी की के गारंटी अंदर इतनी बड़ी कैसे पूरी करने में कि मैं मतलब कई जगह पर मैंने सांसद सीट ऑब्जर्व की है। हालांकि आप लोगों ने बहुत विश्लेषण के साथ उसको तैयार किया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर पार्टी बहुत विश्लेषण के साथ अपने प्रत्याशी का ऐलान करती है, पर मोदी की गारंटी पे इतना भरोसा क्यों कि किसी भी क्षेत्र से, बिल्कुल चुनौती वाले जो क्षेत्र है वहां पर भी आप लोग दावा कर रहे हैं कि नहीं यहां भी हम जीत रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, पिछली बार विपरीत परिस्थितियों में, जैसे कि राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, उन परिस्थितियों में जब हमने 9 सीट जीत के आए थे, तो मुझे लगता है अब तो डबल इंजन की सरकार है जी। तो हम तो बिल्कुल ही आत्मविश्वास के साथ लबरेज हैं कि ये एक अच्छा आपने जवाब दिया कि 2019 में जब 9 सीटें हम जीत गए, क्योंकि भूपेश बघेल जी तब मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, सरकारी मुख्यमंत्री थी, इनकी सरकार थी, तब जनता ने हम पे भरोसा जताया था। अब तो हम डबल इंजन की सरकार है और हम पूरे वादे पूरे कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जनता हम पर विश्वास अनिल जी से प्रतिक्रिया लेते हैं, क्या तैयारी है कांग्रेस की? अनिल जी, मैं सवाल एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सवाल यही था कि क्या सर प्रत्याशियों के नाम के ऐलान में लेट लतीफी तो नहीं हो रही है? कहीं ये दिक्कत ना हो जाए, बीजेपी को मनोवैज्ञानिक लाभ भी मिल रहा है इसका। देखिए, आपको नमस्कार, किरण जी को, और आपके विद्वान दर्शकों को नमस्कार। और सबसे पहले मैं एक ही चीज कहूंगा कि देखिए, कांग्रेस ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और 5 सीटें बाकी हैं, और वो किसी भी समय, किसी भी मूवमेंट में वो नाम लगभग तय है, हिंट हो चुका है जिनको चुनाव लड़ना है, और किसी भी मूवमेंट में वो प्रत्याशी मैदान में आ सकते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है समय का। दूसरी बात देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी इस अति आत्मविश्वास से बात कर रही है, उसका कारण है कि ये ईटी, आईटी और सीबीआई जो नए प्रकोष्ठ इन्होंने बनाए हैं, ये चाहे गुंडा वसूली की तरह बड़ी बड़ी कंपनियों पर छापेमारी करके पैसे वसूल करने का मामला हो, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से स्पष्ट हो चुका है, केंद्रीय और चाहे एजेंसियां राजनीतिक दलों को छिन्न भंग करना हो। इस देश के टैक्स पेयर पे, जो जैसा करता है, टैक्स पेयर पे चल रही है, वो प्रकोष्ठ नहीं है। हाँ, वो सही बात है आपकी, टैक्स पेयर पे चल जरूर रही हैं, लेकिन हमारे शास्त्र और हमारी विधि दोनों कहती है कि कर्म से किसी भी एजेंसी या व्यक्ति की पहचान होती है। तो कर्म इनका वही है कि ये भाजपा के प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहे हैं, इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है बताने में। और ये सारे देश की जनता जानती है कि किस तरह इन लोगों ने वसूली तक की। भारतीय जनता पार्टी के लिए ईडी छापा मारती है, दूसरे दिन 100 करोड़ का चंदा। ऐसा एक नहीं, 50 कंपनियों के साथ हुआ है। आप अध्ययन कर लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड को, आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। और एसबीआई जैसी संस्था उसको बचाने का प्रयास करे। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 में जो मोदी जी ने गारंटी दी थी अच्छे दिनों की, काला धन वापस लाके 15 लाख देने की, 2 करोड़ नौकरियों की, 100 दिनों में महंगाई कम करने की, आज आप देख पा रहे होंगे ये सब तो नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर हुआ कि नए नए ऐप आ गए हैं, 20 करोड़ से अधिक युवा टीम बनाओ और ऐसा करो वैसा करो, इसके माध्यम से लूट का शिकार हो गए हैं, उनके घर बर्बाद हो रहे हैं। खुलेआम टीवी पर विज्ञापन चल रहे हैं इस तरह के जुए और सट्टे के, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ अपनी जेबें भर रही है। 2 लोग सरकार चला रहे हैं और 2 लोग देश को खरीद रहे हैं, 2 लोग बेच रहे हैं। ये सीन पूरा देश देख रहा है। आज आप देखिए, छोटे छोटे दलों तक की जिस तरह से हत्या हो रही है, खुलेआम उनके लोगों को खरीद कर तोड़ फोड़ की जा रही है, विचारधाराओं को किल करने का काम किया जा रहा है।
संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। और रहा सवाल सांसदों का, तो देखिए छत्तीसगढ़ में 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन चाहे छत्तीसगढ़ की ट्रेनें बंद हो जाए, चाहे बारदानों का संकट आ जाए, चाहे प्रदेश की रॉयल्टी ना मिले, चाहे जीएसटी ना मिले, जितना निष्क्रिय भाजपा के सांसद रहे हैं और सिर्फ मोदी जी की वंदना में लिप्त रहे हैं, उसके बाद प्रदेश के वनांचल, प्रदेश के आदिवासियों की, युवाओं की, महिलाओं की आवाज किसी ने दिल्ली तक पहुंचाने का काम नहीं किया। तो आज छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी समझ चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता सिर्फ 2 लोगों के सामने नतमस्तक हैं। आज भी दिल्ली की सरकार, दिल्ली से छत्तीसगढ़ का रिमोट कंट्रोल संचालित हो रहा है और छत्तीसगढ़ की सरकार उनके इशारे पर चल रही है और मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक का चयन वहीं से किया जाता है। यहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पूरी तरह हतोत्साहित हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा मंच नहीं बचा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां ये अपनी बात रख सकें। तानाशाही और उन्माद इनके दल में और देश में भी फैलाने का ये काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस को सिर्फ हमारे कार्यकर्ताओं को मेहनत करने की जरूरत है, घर घर जाने की जरूरत है और जनता को यह समझ में आने लगा है कि अगर ये दोबारा आ गए तो न देश का लोकतंत्र बचेगा, न शुद्ध मीडिया बचेगी, न विशुद्ध कोई लोकतांत्रिक देश की एजेंसियां बचेंगी, न संवैधानिक संस्थाएं बचेंगी। ये देश को पूरी तरह से तानाशाही की चरम पर ले जाएंगे। तो इसलिए आज छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश की जनता इनके सच को समझ रही है और आप देखिएगा आने वाले समय में जनता कैसे भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट वोट करेगी। जिस तरह से विपक्ष को किल करने का प्रयास, विचारधाराओं को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उसका परिणाम इनको जनता जरूर देगी और इनका जो भ्रष्टाचार है, इनकी जो तानाशाही है अपने चरम पर है, उसका भी इनको रिजल्ट इन चुनावों में देखने को मिलेगा। ठीक है। एक जवाब किरण जी से जरूर ले लेते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी पर ही ये आरोप लगे हैं। भाई साहब, इनसे इनकी पार्टी तो संभल ही नहीं जा रही है। लोग अपना दर्द पर ये जो आरोप है कांग्रेस के, किरण जी, अनिल जी के और कांग्रेस के जो आरोप हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार इस बात को कहती आई है कि हमने कभी भी इन संस्थाओं का इस तरह से दुरुपयोग नहीं किया। अगर इस देश के आज़ादी के बाद से सत्ता का भी एक आकलन कर दें तो ठीक है, 10 साल आपकी सरकार के, अटल जी के 5 साल और अटल जी की जो 2 अन्य सरकार थी कम समय की, इसके बाद का जो एक लंबा दौर है, लंबा समय है और पूरा फेज ये तो कांग्रेस का ही था। आप कह सकती हैं इस बात को बहुत दावे के साथ कि एक लंबे दौर में कांग्रेस ने इन सभी जो एजेंसियां हैं इनका दुरुपयोग किया। देखिए अनिल भाई साहब को आपके माध्यम से उनके स्मरण पटल पे याद दिला देना चाहूंगी कि किस प्रकार नाखून कटा के शहीद का दर्जा पाने वाली कांग्रेस भारत के इतिहास में इमरजेंसी काल को भूल जाती है। आपके पास बोलने के लिए साफ मंच है, आप कह सकती हैं। सरकारों को एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 सरकारों को मेरी विनम्र प्रार्थना है, अपनी और राष्ट्रभक्ति के नाम पर कांग्रेस को सवाल मत ठीक है चौहान साहब, आप बोलिएगा। देखिए पूरा मौका आपको, मैं बताती हूँ घटनाएं और बोलिए आप किरण जी, आप बोलिए। जीजा जी, अनिल जी, सब याद होगा, राजा जी, ये घोटाले, कालमाड़ी, कॉमनवेल्थ गेम, ये घोटाले किसके शासनकाल की देन है? अनिल जी, आपसे छत्तीसगढ़ संभल नहीं रहा, आपकी पार्टी संभल नहीं रही है, आपके नेता मंच पे बयान कर रहे हैं अपना दर्द और आपके ही कोषाध्यक्ष पर करोड़ों रुपए का घोटाले का इल्जाम लगा रहा है। आपने अपने घर को ही लूट लिया। छत्तीस जी किरण जी का ऑडियो शायद अब हम तक पहुंच नहीं रहा है, ऑडियो फ्रीज हो गया है। अनिल जी क्या कहेंगे? फिलहाल एक मौका मैंने जरूर दिया था बीजेपी प्रवक्ता को ताकि वो इस बात को कह सकें कि कांग्रेस के शासनकाल में ये केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही थी जो हमारे, आपके और करोड़ों हमारे भाई बहनों के टैक्स पेयर्स पर ही चलती हैं, क्योंकि ये हमारे देश की विश्वसनीयता का आकलन भी तय करती हैं। ये किसी पार्टी की एजेंसियां नहीं है कि फला पार्टी अपने तरीके से इन्हें मैनेज करे। इस देश का आम आदमी का एक एक पाई, एक एक पैसा उनके वेतन में, उनके मद में, उनके खर्च में शामिल होता है। देखिए महोदय, आज सबसे पहले बड़ा दुखद है
कि जिस तरह से किरण जी ने टिप्पणी की कि कांग्रेस नाखून कटा के, जिस पार्टी ने देश को गांधी, सुभाष, तिलक और पंडित नेहरू और इंदिरा जी जैसे लीडर दिए, लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेता दिया, हाँ। उस पार्टी को ये उंगली उठा रही है जिसने नाथूराम गोडसे और सावरकर दिया देश को, जो माफीनामा लिखते रहे, राष्ट्रपिता के हत्यारे थे। उस विचारधारा के लोग आज सवाल उठा रहे कांग्रेस ने देश को क्या दिया। ये बहुत शर्मनाक है। मैं ये मानता हूं कि हमारा समृद्ध इतिहास है और हमारा समृद्ध वर्तमान है। हमने राष्ट्र की सोची और उसका प्रमाण ये है कि 70 सालों तक ये जो शासन की बात करते हैं, हमने शासन किया और आज एक तथाकथित चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है। जब सत्ता अवसर नहीं देती तो एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री नहीं बनता और एक राउडी देश का गृह मंत्री नहीं बनता। आप लोग उनको कहते हैं कि सावरकर साहब को कि वो उन्होंने माफी मांगी, लेकिन बीजेपी हो या फिर जो अन्य संगठन है वो इस बात को कहते हैं कि वीर सावरकर वो व्यक्ति थे जो सेल्युलर जेल में, जिस बैरक में उनको रखा गया था, वहां पर रहना, वहां बैठना बड़ा ही दुखद रहता था, बहुत खतरनाक टाइप की वो सेल थी। इसके उलट फिर कई आरोप ऐसे भी लगते हैं कि उस वक्त जो कांग्रेस को लेकर एक अंग्रेजों का सॉफ्ट रवैया था, नजरबंद कर दिया जाता था ऐसी जगहों पर। तो ये दोनों ओर से चीजें चलती हैं, चाहे वो सावरकर को लेकर हो या फिर उस समय जो कांग्रेस को लीड कर रहे थे शीर्ष नेता, दोनों चीज मतलब। देखिए ये पूरी तरह गलत है। लोकमान्य तिलक भी सेम जेल में थे और लोकमान्य तिलक ने उस जेल में रहते हुए हमको सेक्रेट ऑफ गीता दिया। गीता का रहस्य आप पढ़िए एक बार, आप श्रीमद् भगवत गीता से भी परिशुद्ध करके उन्होंने गीता का रहस्य दिया, जो मराठी भाषा में तिलक ने लिखी। तो एक तरफ कांग्रेस के तिलक थे जिन्होंने गीता रहस्य लिखी और एक तरफ सावरकर थे जिन्होंने 6 बार माफीनामा लिखा और अंग्रेजों का वजीफा स्वीकार किया। इसके दस्तावेज हैं कि मैं मुखबिरी करूंगा अंग्रेजों की। और यहां तक कि आरएसएस ने आह्वान किया कि सुभाष बाबू की आजाद हिंद की फौज से लड़ने के लिए हिंदुस्तान के आरएसएस कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि आप अंग्रेजी फौज में भर्ती हो जाइए। इन सब चीजों के रिकॉर्ड हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या बात करेंगे। और सावरकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या में आरोपी बने क्योंकि उन्होंने प्रोवोक किया था, नाथूराम गोडसे को उकसाया था। इन सब चीजों के रिकॉर्ड हैं। क्यों राष्ट्रपिता की समाधि पर आप फूल चढ़ाते हैं झूठे। दूसरी बात, मैंने जैसे कि पहले भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने जब बापू की हत्या के बाद उस समय की सरकार ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, सरदार पटेल गृह मंत्री थे, तो पंडित नेहरू ने कहा कि विचारधाराओं को इस तरह से प्रतिबंधित करना ठीक नहीं है। और पंडित नेहरू की पहल पर आरएसएस को प्रतिबंध मुक्त किया गया, क्योंकि कांग्रेस ये सोचती है कि अलग अलग विचारधाराओं का पल्लवित होना जरूरी है, उससे स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण होता है। ये नहीं कि शिवसेना को खत्म कर दो, राकपा को खत्म कर दो, सोरेन को जेल में डाल दो, केजरीवाल को जेल में डाल दो, संजय सिंह को जेल में डाल दो। अरे विपक्ष का कौन सा नेता बचा जिसके खिलाफ ईडी, आईटी, सीबीआई ने कार्रवाई नहीं की। जिसने मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई उसको सीधा जवाब ले लेते हैं किरण जी से आपकी बात पर। किरण जी ने सुना आपको। किरण जी क्या कहेंगी अनिल जी की बात पर? अनिल जी, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, भारत को दिया ही क्या है आप लोग ने। 70 साल तक आज भी हमारे मोदी जी के कार्यकाल में ओडीएफ मुक्त होता है भारत। 70 साल में महिलाएं उज्ज्वला गैस में अभी तक से धुएं में झूले गैस फिल नहीं भराई जाती उज्ज्वला की। ठीक है अनिल जी प्लीज। आप अभी अरविंद केजरीवाल सबके जेल में डालने की बात करें अनिल जी, आपातकाल भूल सकते हैं आप? किस प्रकार एक एक नेताओं को जेल में डाला गया था, किस प्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों को उनकी आजादी छीन ली गई थी। आप उस आपातकाल को कैसे भूल सकते हैं अनिल जी? और जिस प्रकार शास्त्री जी की और दीनदयाल उपाध्याय जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है, वो सारा कार्यकाल आप कैसे भूल सकते हैं अनिल जी? अगर मैं कहती हूँ सही मायने में अगर भारत प्रगतिशील हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी काल में, और कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है और कहीं ना कहीं अपने जेब भरने की राजनीति की है और सिर्फ एक परिवार तक सिमट के रह गया है। अगर माँ अध्यक्ष बनती तो बेटा पीएम का दावेदार हो जाता है, अगर बेटा पीएम का दावेदार तो माँ अध्यक्ष रहती है। तो एक परिवारवाद वाली पार्टी पे चलने वाली है पार्टी, भला भारत की जनता के बारे में क्या सोच सकती है? अगर आज भारत में 370 धारा अगर हटती है तो ये मोदी जी की देन है। अगर आज मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक से आजादी पाती हैं तो ये मोदी जी की देन है।
अगर आज आदिवासी भरपेट भोजन खा के सो रहा है तो मोदी जी की देन है। अगर आज 80 करोड़ जनता के पास सर पे छत है तो ये मोदी जी की देन है। अगर आज गरीब आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख तक की इलाज करा पाता है बिना गहने और बिना अपने जमीन गिरवी रखे तो ये मोदी जी की देन है। अगर यूक्रेन वॉर में अगर भारत का बच्चा नेशनल फ्लैग लेकर बाहर निकलता है सुरक्षित तो ये मोदी जी की देन है। चंद्रयान में अगर नेशनल फ्लैग फहराते तो ये मोदी जी की देन है। अगर 5वें इकोनॉमिक स्टेट में हम पहुंच रहे हैं तो ये मोदी जी की देन है। कहाँ 12वें 11वें स्थान पे रहता था अनिल जी चिदम्बरम जी के कार्यकाल में। और आप उस भारत की विकास की बात करें, आज पूरा विश्व भारत को उम्मीद की नजर से देख रहा है। आज जो जिस विश्व पटल में हमारे भारत खड़ा हुआ है, आज गिनी के प्रधानमंत्री स्वयं आकर पैर छू रहे हैं। अमेरिका के प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ते हुए हाथ मिलाने आते हैं। और किस प्रकार आपके कार्यकाल में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री एक किनारे खड़े रहते थे। तो आप खुद देख सकते हैं उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियां जिस प्रकार। नहीं तो आप ऐसा कह रही हैं कि कांग्रेस के समय क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री को कमतर आंका जाता था? बिल्कुल, क्योंकि ऐसे निर्णायक फैसले इनके कार्यकाल में हुए ही नहीं। इनके कार्यकाल में देश आजाद कर दिया गया था 1971 में, देश आजाद कर दिया था भारत ने। चलिए ठीक है, ये सब इतिहास की बातें हैं। मैं माने तो भाई साहब चरखा चला के इन लोगों ने आजाद किया। बाकी चंद्रशेखर आजाद नहीं, मैं आफ्टर इंडिपेंडेंट बात कर रहा हूँ, आफ्टर 1947 1971 में सोचिए आज एक देश ही आजाद कर दिया भारत ने, वो ताकत थी। चलिए मैं धन्यवाद करूंगा हमारे दोनों मेहमानों का और शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए, धन्यवाद। देखिए आज की जो बड़ी बहस थी वो भले ही हम छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर कर रहे हो, लेकिन अतीत में इतना पीछे हम चले गए कि बात कभी 47 की हुई, कभी 1927 की हुई, तो कभी 1971 की हो गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से बने, क्या उसके बाद से लेकर अभी तक भारत की साख विश्व में ज्यादा बढ़ गई? क्या उससे पहले भारत को कमतर आंका जाता था? विश्व के मानचित्र पर भारत की स्वीकृति क्या 2014 के बाद बढ़ी है? और अगर बढ़ी है तो क्या यह 2014 से पहले बेहद कम थी? और कम थी तो इसका बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? और अगर 2014 के बाद ये स्वीकृति बढ़ी है तो इसका बड़ा कारण आखिर क्या है? ये बड़े सवाल है। इसी सवाल के साथ इस बड़ी बहस को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।